हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नो योर कंट्री। तो गाइस, जैसे कि फंडामेंटल राइट की जो सीरीज थी वो ओवर हो चुकी है, तो अब एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिस सीरीज का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। तो ये जो अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये अपने संविधान के जो पार्ट 4 है उसमें रखी गई है। और ये जो साथ ही साथ जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। और जो अपने फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टेब्लिश की गई थी, उन्होंने ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो 1937 का था उससे ली है। और जिसने इसको जो ये है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, उसने इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन था उससे ली गया था। और जो अपने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे जो भीमराव अंबेडकर थे, तो उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, नोवल फीचर की तरह डिस्क्राइब किया कि ये नोवल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो अपने ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये अलोंग फंडामेंटल राइट के साथ रखे गए हैं संविधान में, तो इसको जो ये संविधान की फिलोसफी है उसको कंटेन रखता है। और साथ ही साथ इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। दोनों को जब साथ मिल जाते हैं तो एक तरह से सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है ये। और जो ये ग्रेवनाइल अस्टिन है, इन्होंने जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और जो अपने फंडामेंटल राइट है, दोनों को कंटेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, यानी कि संविधान की अंतरात्मा कहा है। इन दोनों को जो ये ग्रेवनाइल और ऑस्टिन ऑस्टिन नाम का शख्स था, उसने इन दोनों को संविधान की अंतरात्मा के नाम से संबोधित किया है। आइए तो अब डिस्कस करते हैं फीचर ऑफ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कुछ फीचर हैं क्या है, तो उसके विषय में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है कि जैसे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनको एक आइडियल की तरह रखा गया है कि स्टेट के लिए एक आइडियल है। आइडियल की जैसे एक सिद्धांत के तौर पे रखे गया है कि जब वो कोई पॉलिसी फॉर्म फ्रेम करते हैं या कोई लॉ फ्रेम करते हैं, तो इन चीजों को जैसे माइंड में रखे, तो माइंड में रख के ही पॉलिसी फ्रेम करें। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीज, इसलिए ध्यान ये रखा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के फीचर्स देखेंगे। तो ये है कि पहले ये किया, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है, कह सकते हैं कि हाँ निर्देश है, और ये रिकमेंडेशन है जो स्टेट को, जो भी स्टेट को, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, जो तीन टाइप के, तीन तरह से जो कार्य कार्य प्रणाली है अपनी, तो डिवाइड है, जैसे लेजिस्लेटिव में होगी, एग्जीक्यूटिव में होगी, और तीसरा जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, तो उनको ये एक निर्देश देती है, रिकमेंडेशन देती है। और जो आर्टिकल 36 के अकॉर्डिंग जो इसमें स्टेट वर्ड इंक्लूड किया गया है, उसकी सेम डेफिनेशन है जो हमने पार्ट 3 में जब हमने फंडामेंटल राइट डिस्कस किए थे, तो हमने एक स्टेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि स्टेट क्या होता है। स्टेट में हमने जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, पंचायती थी, म्युनिसिपैलिटी थी, और बहुत सारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा होता है गवर्नमेंट, तो उनको सबको स्टेट में इंक्लूड किया गया था। तो जैसे कि ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गए जो सेंट्रल के हो गए या स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जैसे डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, पार्लियामेंट होती है, और स्टेट लेवल लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसी तरह से एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। तो उसमें सभी इंक्लूड किए गए हैं स्टेट में, इसमें भी। और जो ऑल लोकल अथॉरिटी होगी और पब्लिक अथॉरिटी होगी जो इन कंट्री है, उनको सबको जो आर्टिकल 36 में है एज ए स्टेट इंक्लूड किया गया है। और जिन्हें अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, ये जो एक एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें से संविधान का लगभग जो करंट संविधान है उसका 80% हिस्सा जो है इसी एक्ट से लिया गया है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे, ये जो उस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ उसमें नॉमिनेट किया गया था, तो उससे मिलते जुलते हैं।
अगर देखा जाए तो जो भीमराव अंबेडकर जी, अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने एक शब्दों में कहा था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, कि जैसे एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है किसको, जो जो ये इशू की जाती थी, जो गवर्नर जनरल हो गए या जो स्टेट में जो पूरे कंट्री में गवर्नर जनरल एक ही होता था, उसके साथ साथ गवर्नर होते थे, जो कॉलोनीज थे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज थी इंडिया में, जो एक जैसे आज स्टेट है तो वहां पे कॉलोनीज रखी गई थी, तो उनके गवर्नर होते थे, जो उनको इशू की जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ये जो कुछ इंस्ट्रक्शन इशू की जाती थी, जो आज के समय में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से है। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, तो उसका दूसरा नाम ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखा गया है। बस एक डिफरेंस है, वो क्या है कि जो ये जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ये किसको दी जाती है, अब के समय में जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है उनको दी जाती थी, और जो ब्रिटिश समय में थी, क्या था, ब्रिटिश समय में गवर्नर जनरल हो गए या गवर्नर हो गए कोई कॉलोनी का, उनको दी जाती थी। पर करंट समय में ये लेजिस्लेचर, जो जैसे पार्लियामेंट हो गया या विधानसभा हो गया, उनको दी जाती है, उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव को दी जाती है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये करंट समय में जो अपनी मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, यानी कि जिसको हम जिसको हम गणतंत्र स्टेट भी कहते हैं, कि जिसमें आम बंदा कंट्रीब्यूट आम आम पर्सन कंट्रीब्यूट करता है कि अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए कि ये है जैसे इकोनॉमिक हो गया और सोशल हो गया, और जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है उसका गठन करते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो आज के समय में जो हम अपनी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसके लिए, जैसे इकोनॉमिक जो हो गए, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम है, उसका गठन करते हैं। और इनका एम क्या है कि जैसे हाई आइडियल्स की, हाँ, मतलब उच्च दर्शक जो पैमाने स्थापित करना, जस्टिस के, लिबर्टी के लिए, इक्वलिटी के लिए, और फर्टर्निटी, जैसा कि अपने जो प्रेम्बल में एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, जिसको इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इंट्रोडक्शन लेटर टू कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो उस तरह से जो अपने प्रियम्बल है उसको कहा जाता है। तो उसमें भी ये वर्ड जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फर्टर्निटी हो गया, ये वर्ड डिफाइंड किए गए हैं, और साथ ही साथ जो ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी है, ये आप अपने जो ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और जो ये अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये जो वेलफेयर स्टेट है, कि कल्याणकारी जिसको स्टेट का हिंदी में कहा जाता है, उसको एक रियल रूप देते हैं, जो कहते हैं मूर्त रूप की रियल में देते हैं, ना कि एक पुलिस स्टेट को। पुलिस स्टेट क्या होता है, जो कॉलोनियल इरा में एग्जिस्ट करता था, कि जहाँ पे जो एक एक तरह से डिक्टेटर से किसी एक का ही राज चलता था, कॉलोनियल चाहे जो चाहे कर ले, फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबा ले, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को बंद कर दे, आम बंदा बोल नहीं सकता था, अपने अपने तरह से कोई व्यापार नहीं कर सकता था, तो वहां पे पाबंदियां थी, तो उसको एक पुलिस स्टेट डिफाइन किया गया, जो कॉलोनियल एरा में, क्योंकि वहां पे क्या था, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश सप्रेस करते थे, बोलने की आजादी नहीं थी, काम धंधे सब चौपट हो गए थे, तो उसके लिए ये उसको मूर्त रूप नहीं देते, एक वेलफेयर स्टेट जहाँ की सभी जो यहाँ के सिटीजन हैं उनका भला हो, उस तरह के लिए को एक ये मूर्त शेप देता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और ब्रीफ में कहा जाए तो ये क्या स्टैब्लिश करता है, जैसे इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करता है कंट्री में, इकोनॉमिक की कोई भी व्यक्ति जो चाहे व्यापार कर सकता है, उसके साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी भी एस्टेब्लिश करता है ये कंट्री में। और इसके साथ जो एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, और फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और इसमें, तो ये है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये नॉन जस्टिसेबल है, और जबकि फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसेबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए जो इनके लीगली एनफोर्सेबल के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, अगर कोई इनका वायलेट करता है या वायलेशन होता है, तो हम डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते कि हाँ इसका वायलेट हुआ, जबकि जो फंडामेंटल राइट के केस में इसका अपोजिट था, हम अगर कोई वायलेट करता है हमको, तो हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। पर इन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इनके केस में ऐसा नहीं है।
इसलिए क्या है कि ये नॉन जस्टिसेबल हैं, तो जो गवर्नमेंट अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट हो गया या लोकल गवर्नमेंट हो गया, तो उन उनके लिए बाध्य नहीं है कि उनको इम्प्लीमेंट करे या ना करे। वो गवर्नमेंट की मर्जी है कि अगर वो चाहे तो करे, ना करे तो ना करे। अपने जो कंट्री में है, जो गवर्नमेंट है वो तीन हिस्सों में डिवाइड है, तीन टाइप से है कि सेंटर में है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, और बिलो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी जैसे कुछ हैं जो जो गवर्नमेंट, जैसे पंचायती राज हो गया या म्यूनिसिपैलिटी हो गया। तो तीन तीन स्टेज में जो है इंडिया का जो ये पूरा सिस्टम है ये डिवाइड किया गया है। फिर भी क्या है, जो अपना अपने संविधान का आर्टिकल 37 है वो ये कहता है कि ये जो प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये फंडामेंटल है, मौलिक है। और गवर्नमेंट को जब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि अ, इनको अप्लाई करना, जब कोई प्रिंसिपल या बनाए, जो भी लॉ बनाए, तो उनमें इसको अप्लाई करना। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जैसे कि हम जानते हैं कि नॉन जस्टिसेबल है, फिर भी क्या होता है कि ये कोर्ट को हेल्प करते हैं कि अगर कोई लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लॉ को, कि वो संवैधानिक है या अवैधानिक है, तो उसकी जांच परख के लिए ये उसमें हेल्प करते हैं। फिर भी कि चाहे ये नॉन जस्टिसेबल है, फिर भी ये हेल्प करते हैं कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसला सुनाया है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जांचने के लिए, यदि कोई अदालत यह पाती है कि विचाराधीन जो भी कानून चल रहा है, कि अंडर कानून पे कोई, जैसे लॉ पे कोई डिस्कस किया जा रहा है, एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को संवैधानिक बनाना चाहती है उस कानून में, तो उस कानून के तहत जो अपना आर्टिकल 14 है उचित मान सकता है, और जो या अनुच्छेद जो अपना आर्टिकल 19 है उसके अंतर्गत, जो जिसमें अपने को सिक्स फ्रीडम दी गई है, सिक्स फ्रीडम दी गई है, तो इस प्रकार ऐसे कानून को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी होती है, यानी कि असंवैधानिक होते हैं, उससे बचाते हैं। हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, इनको कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है उसके विषय में जानेंगे। तो जो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किसी भी तरह की जैसे क्लासिफिकेशन डिवाइड नहीं की गई है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो ये प्रिंसिपल को लेकर। हाउएवर क्या होता है कि उनके जैसे बेसिक नेचर हो गया, कंटेंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, कि किस तरह का के वो बिहेव करते हैं, किस तरह के प्रोविजन रखे गए हैं, उनके आधार पर इनमें इनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें है पहला है सोशलिस्ट हो गया, दूसरा गांधीयन हो गया, और तीसरा लिबरल या इंटेलेक्चुअल हो गया। और जो पहला जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, उसमें क्या है, ये प्रिंसिपल जैसे जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, कि उसको दर्शाते हैं, और साथ साथ ये क्या ये ले करते हैं कि ये फ्रेमवर्क रखते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट के लिए, कि जिसमें डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट क्या होता है, जिसमें जैसे कोई भी, जैसे किसी चीज को बनाना, कितने क्वांटिटी, सब कुछ जो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से, तो उसको डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहा जाता है। इसका एम यही है कि जो अपना ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के में है, तो उसका है कि जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बनाना और प्रोवाइड करना, जैसे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड प्रोवाइड करना, और एक साथ उनके लिए कोई रास्ता, जैसे वेलफेयर स्टेट के लिए, कि जहाँ सभी का भलो, ऐसा कोई पाथ जो सेट करना। तो उसमें क्या क्या है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट है वो क्या है, कि जैसे टू प्रमोट करना वेलफेयर, जो यहाँ पे लोगों के लिए बाय सिक्योरिंग किस किस तरीके से, जैसे ये जस्टिस हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और दूसरा इसमें है कि जैसे जो मिनिमाइज करना, जो इनइक्वालिटीज होते हैं, यानी कि जो ऊंच नीच होती है, जैसे इनकम के आधार पर हो गया, कि कोई व्यक्ति अधिक अमीर है, कोई बिल्कुल बहुत गरीब है, तो इंडिया में इस मामले में बहुत ही इनइक्वालिटीज है, कि अगर एक तरह से देखा जाए तो जो ऊपर के 10% के आसपास जो अमीर हैं, वो नियरली 70% जो अपनी इंडिया की वेल्थ है उसको ऑक्यूपाई करते हैं।
तो ये इसको जैसे जो इसका एम ये है कि जो इनइक्वालिटीज होती है उसको खत्म करना, उस वो किस किस में हो, चाहे वो इनकम में हो, स्टेटस हो, फैसिलिटी हो या अपॉर्चुनिटी हो। यानी कि स्टेटस में हो जाता है, किसी का स्टेटस हाई होता है, फैसिलिटी जो मतलब एक तरह से अमीरों को अलग फैसिलिटी दी जाए या गरीबों को अलग फैसिलिटी दी जाए, तो उसको खत्म करना कि सभी तक को एक तरह से रखा जाए, उसी से में अपॉर्चुनिटी में रखा गया जो, और ये सब अपना आर्टिकल 38 के अंतर्गत है। और दूसरा एक सिक्योर करना, कौन किस किस को सिक्योर करना, पहला है कि वो जो आजीविका कमाने का किया एक व्यक्ति है, जो भी ऑल सिटीजन है, वो पर्याप्त आजीविका कमा सके, उसका राइट है उसको सिक्योर करना। और जो मतलब बराबर इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि मटेरियल सोर्सेज हो गए, जो रिसोर्सेज हो गए, मटेरियल चाहे किसी भी प्रकार के हो, वो कम्युनिटी के उनको एक एक समान रूप से डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जो एक जिसमें सभी का भला हो, कॉमन गुड के लिए उनको एक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना। और जो थर्ड है कि वो जो एक जैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है कि उसको कि एक ही पर्सन के पास हो तो उसको प्रिवेंट करना, कि एक जैसे जो भी धन हो कि सिंपल एक कुछ लोगों के पास एकत्रित हो, तो उसको अवॉइड करना कि ऐसा नहीं हो। और चौथा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल, कि चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, अगर सेम काम है, सेम अमाउंट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सेम पे होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो मैन है उनके लिए डिफरेंट पे है और जो वुमेन के लिए है वो डिफरेंट पे है। पहला कुछ समय तक ऐसा चल रहा था, पर करंट समय में अभी इक्वल पे है फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है कि जो प्रिजर्व करना हेल्थ को और स्ट्रेंथ को जो वर्कर की है, और चाहे वो चिल्ड्रन हो, किसके अगेंस्ट जो फोर्सिबल यूज होता है कि जबरदस्ती कोई भी चीज जैसे काम कराया जाता है, तो उसके अगेंस्ट जो उसको प्रिजर्व करना, जो गरीब जो वर्कर हो गए या चिल्ड्रन हो गए, उनकी हेल्थ को या स्ट्रेंथ को। और जो नेक्स्ट है वो क्या, वो वो है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि हेल्थी जो डेवलपमेंट हो चिल्ड्रन का, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। और ये सब अपना जो आर्टिकल 39 के अंतर्गत रखा गया। और इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि प्रमोट इक्वल जस्टिस, की हाँ एक जो जस्टिस होता है उसको इक्वल डिवाइड में प्रमोट करना। उसके लिए क्या होता है कि ये जो लीगल एड होते हैं, फ्री लीगल एड की जो पुअर को वो प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर 39A में। क्यों? क्योंकि जो अमीर होते हैं वो तो अच्छे से कोई भी वकील कर लेते हैं, कोई भी एडवोकेट कर लेते हैं अच्छे से अच्छा, पर जो गरीब तबका है उनके पास ये सुविधा नहीं होती, कि उनके पास धन की कमी होती है, तो वो इस फील्ड में पीछे रह जाते हैं। तो इसका एकमात्र ही उद्देश्य है ये है कि उनके लिए जैसे फ्री लीगल एड ऐसे प्रोवाइड करना, चाहे वो धन के उसमें हो या जैसे एक कुछ संस्था बनाई जाए जो उनको इक्वल जस्टिस के लिए अगर प्रमोट करे। कि क्या होता है कि जैसे एक नालसा नाम की एक संस्था है जो नेशनल लेवल पे है, वो क्या करती है कि जो गरीब तबका होता है जिसमें वुमेन हो गया और जो चिल्ड्रन हो गए, उसके साथ साथ डिसेबल पर्सन हो गए, उनको फ्री में अगर किसी को कोई केस है तो वो प्रोवाइड करती है, एडवोकेट प्रोवाइड करती है उनके लिए। और जो नेक्स्ट राइट है वो है कि राइट टू वर्क, जैसे उनको सिक्योर करना उनके राइट टू वर्क को, एजुकेशन को, और जो पब्लिक असिस्टेंस होते हैं इन केस, जैसे एम्प्लॉयमेंट के केस में ओल्ड एज हो गया, सिकनेस हो गया या डिसेबलमेंट हो गया, जो अंडर आर्टिकल 41 के अंतर्गत है, तो उनके तहत उनको उस तरह से जैसे उनके राइट जो सिक्योर करना राइट को, अगर में कोई अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज है या सिकनेस बीमार है या डिसेबल है, तो उनके राइट को सिक्योर करना। और एक कुछ प्रोविजन बनाना जो कि ह्यूमेन कंडीशन प्रोवाइड करे जो वर्क के लिए और मैटरनिटी रिलीफ के लिए। तो जो अंडर आर्टिकल 42 है। और लास्ट समय जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 हुआ था, उनमें से एक क्वेश्चन भी आया था जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड था, जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ था, कि अगर ये एक सिंगल पर्सन के हाथ में हो जाए तो वो कौन से राइट को वायलेट करेगा। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। और जो नेक्स्ट राइट है वो है कि जस्ट सिक्योर करना जो
लिविंग वेज होते हैं कि जो आजीविका होती है, एक डिसेंट स्टैंडर्ड हो गया लाइफ का, उसको मेंटेन करना, उसके साथ साथ सोशल और कल्चर अपॉर्चुनिटी होगी जो ऑल वर्कर की होती है, उनके राइट को मेंटेन करना, और ये अपना अंडर आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टेप लेना जो सिक्योर करे, जो पार्टिसिपेशन होता है जो वर्कर का, जो जो किसी भी इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में, तो उसको सिक्योर करने के लिए कुछ जो जो भी नेसेसरी स्टेप हैं वो उठाएं। तो ये अंडर आर्टिकल 43 के अंतर्गत है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि उसको जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसको राइज करना, और उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि उनके रहने का जो स्टैंडर्ड है तो तरीका है उसको इम्प्रूव करना करना और उसके साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ को है उसको भी इम्प्रूव करना, ये सब अंडर आर्टिकल 43 के अंतर 47 के अंतर्गत आता है। और जो तीन में से नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है गांधीयन प्रिंसिपल। जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को दर्शाता था। और जो नेक्स्ट है वो गांधीयन प्रिंसिपल, ये गांधीयन प्रिंसिपल है कि जो गांधीयन आइडियोलॉजी को दर्शाता है उस पे बेस है। और साथ ही साथ ये क्या है कि जो गांधी जी चाहते थे नेशनल मूवमेंट में, जो उन्होंने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट किए थे रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और जैसे के लिए, तो उनको दर्शाता है। और इसी इसी ऑर्डर में जो उन गांधी जी का कोई गांधी जी के सपने थे जो उन्होंने देखे थे कि हाँ इंडिया इसके बाद ऐसा होगा, तो उनको फुलफिल करने के लिए उन कुछ आइडिया उन रखे गए हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उनको गांधीयन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कुछ आइडिया हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या था कि जैसे विलेज पंचायत बनाना, और उनको उसके साथ साथ नेसेसरी पावर देना, अथॉरिटी देना, जो उनके अच्छे से अनेबल कर सके फंक्शन के लिए, और एक यूनिट जो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अच्छे से जो पावर देना, जो उनको अच्छे से फंक्शन करा सके एज ए सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये अंडर आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। जो आप उसके बाद जो 90 नियर अबाउट 93 में एक अमेंडमेंट जो पास किया गया, और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट न्यू शेड्यूल है वो भी ऐड किया गया, जो जो वो था कि वो 11th शेड्यूल था जिसमें पंचायती राज को ऐड किया गया। और साथ ही साथ जो शेड्यूल 12 था उसमें जो म्यूनिसिपैलिटीज थी उसको ऐड किया गया था। और ये सब अपने जो एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो ये पंचायती राज को एस्टेब्लिश किया गया था, और जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया था। और जो सेकंड था कि जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो उसको प्रमोट करना इंडिविजुअल लेवल पे या जैसे कॉरपोरेशन लेवल पे, जो उन रूरल एरिया में, क्योंकि गांधी जी का एक सपना था, गांधी जी ने कहा था कि अगर आप रूरल एरियाज को डेवलप करें तो जो कंट्री है वो खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। आप रूरल एरिया को डेवलप करने की कोशिश ट्राई करो। उसके साथ साथ गांधी जी ने का जो थर्ड प्रिंसिपल है गांधीयन प्रिंसिपल का, वो है कि प्रमोट करना, जैसे वॉलंटरी फॉर्मेशन हो गया, ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, और जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी, जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी के लिए जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो गया, और उनके साथ साथ ऑटोनोमस की वो खुद ब खुद कैसे अपने तरीके से फंक्शन करे, वॉलंटरी फॉर्मेशन। तो ये सब को प्रमोट करना जो आर्टिकल 43 बी में रखा गया है। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो जो पॉइंट है वो है कि जैसे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, किस किसका, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, और जो अदर वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके जो एजुकेशनल हो गए या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गए, तो उनको प्रमोट करना। उसके साथ साथ उनको जैसे सोशल इंजस्टिस होता है कि जो सामाजिक तौर पर उनके साथ न्यायपूर्ण अन्याय होता है और एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनको दूर करना, उसको रिमूव उनसे उनको जाना। तो ये सब आर्टिकल 46 में रखा गया है। सोशल इंजस्टिस क्या होता है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी को कास्ट के आधार पर दूर रखा जाता है किसी काम से, स्पेशल कोई काम हो गया तो निचली कास्ट वालों को दिया जाता है, उनको एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, उनको एक तरह से उनको जैसे फोर्सेबल मजदूरी कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। तो उनको रिमूव करने के लिए, उनको बचाने के लिए एक कुछ ऐसे
ऐसे प्रोविजन लाया जाए जो कि उनको बचाए, तो ये अंडर आर्टिकल 46 के तहत रखा गया है। और जो नेक्स्ट है कि प्रोहिबिट करना लेने की इंज्यूम करने से जो इंटॉक्सिक ड्रिंक होते हैं, ड्रग्स होते हैं जो अपने हेल्थ के लिए इंजurious होते हैं, वो अंडर आर्टिकल 47 में रखा गया। कि आमतौर पर देखा जाता है कि कहीं जैसे ऐसे जो जहर मान लो जहरीली शराब होगी, उससे कई लोगों की मौत हो जाती है। तो इस तरह से ये उसको बचाने के लिए कि अगर ऐसे कौन जैसे कोई कंज्यूम कर ले तो टॉक्सिक ड्रिंक हो गए, उनको वो प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको मना करने के लिए एक राइट रखा है। क्योंकि अगर वे अवेलेबल ही नहीं होंगे इस तरह के, तो कंज्यूम करने की जो संभावना है वो कम बन जाती है, खत्म तो नहीं होगी क्योंकि कहीं ना कहीं से आई जाती है, पर उसको मिनिमाइज करने के लिए ऐसे कुछ लाभ बनाए जाए। तो ये सब जो आर्टिकल 47 के अंतर्गत रखा गया था। और उसके साथ साथ प्रोहिबिट करना कि जो स्लॉटर हो गया ऑफ काउस, मतलब कि गाय का जो की हत्या होगी, उसके साथ उनके बछड़े की और अदर कुछ भी पशु हो गए जो ड्राफ्ट कैटल हो गए, तो उनके साथ साथ उनकी ब्रीड जो होती है उनको इम्प्रूव करने के, तो वो अंडर आर्टिकल जो है कि 48 के तहत रखा गया था। और जो इस सीरीज में अपने जो नेक्स्ट राइट है वो है, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो लिबरलिज्म इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। ये ये इसके विषय में जानते हैं कि लिबरल है और इंटेलेक्चुअल है, इसका क्या मीनिंग है। जो लिबरल होता है उसका जो है, उसका एक मीनिंग होता है कि वो लिबर्टी को प्रमोट करे और इक्वलिटी बिफोर लॉ की कि सभी एक समान है उसको प्रमोट करे। तो ऐसा कुछ जो था कि वो इस उसमें रखे गए थे कि जो एक तरह से अपने को इक्वलिटी का संदेश दे, तो उसको द लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में रखा गया था। तो ये किस तरह के क्या क्या डायरेक्ट करते हैं स्टेट को, किस तरह की डायरेक्शन देते हैं, क्या क्या रखा गया है, तो इसके विषय में वन बाय वन करके जानेंगे। तो इसमें पहला है कि जैसे आल जो जो भी सिटीजन है उनको सिक्योर करना है कि एक उनके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना थ्रू आउट द कंट्री, की सभी के लिए कानून एक समान हो, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो। तो सभी जो सिटीजन हैं उनके लिए एक तरह से एक ही कानून हो, एक ही कोड हो, सब किसी के लिए अलग सा कानून ना हो। तो उस जो आर्टिकल 40 के अंतर्गत रखा था, अभी काफी चर्चा में भी था लास्ट टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उसके साथ साथ जो भी उनको चाइल्डहुड होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं जो मतलब 6 to 9 ईयर की, 6 ईयर के एज तक, जो मतलब जब तक में 6 साल कंप्लीट नहीं करते, तो सबको एजुकेशन का अधिकार जो रखा गया था। तो वो भी एक लिबरल उसमें प्रिंसिपल में रखा गया था अंडर आर्टिकल 45 के तहत। और जो नेक्स्ट है वो किसमें ऑर्गेनाइज करना जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है, उन मोड जैसे उन इसकी बेस पे मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन के बेस पे जो आर्टिकल 48 के तहत रखा गया है। और उसके साथ साथ जो आपने जो मोनूमेंट है उनको प्रोटेक्ट करना, जो जो हिस्टोरिकल प्लेस है, मोनूमेंट है, ऑब्जेक्ट है जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के, उनको प्रोटेक्ट करना जो आर्टिकल 49 में रखे गए। और साथ साथ जो हिस्टोरिकल जो इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि जो पुराने समय में हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आइटम है उसको डिक्लेयर करना नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में। जब मोनूमेंट में आते हैं जैसे ताजमहल हो गया, आगरा के कुछ हुए, कुतुब मीनार हो गया, ऐसे एक जो पुराने समय में है, जैसे सांची का कुछ स्तूप हो गए जो अशोका से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो उन सबको प्रोटेक्ट करना, तो इन सबको जैसे लिबरल राइट में रखा गया है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कि जो सेपरेट जुडिशरी को, जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव ब्रांच से सेपरेट करना, तब जो पब्लिक सर्विस स्टेट की होती है उसमें से। अब स्टेट इसमें ओनली के राज्य नहीं है, स्टेट में सभी इंक्लूड हैं। इसमें जो हमने फंडामेंटल राइट में भी डिस्कस किए गए थे और इसमें भी डिस्कस किए गए थे। तो स्टेट की डेफिनेशन बड़ी वाइड है जो आई थिंक आर्टिकल 38 के तहत है। तो उसमें कि जो 3 टाइप के ऑर्गन होते हैं जो अपनी जो कंट्री में, वो क्या होते हैं, जैसे पहला हो गया लेजिस्लेटिव हो गया, देन सेकंड हो गया एग्जीक्यूटिव हो गया, और थर्ड हो गया जुडिशरी। तो जो इसमें है कि अपने इंडिया में क्या है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वो एक तरह से कंबाइन है, क्योंकि जो
जो लेजिस्लेटिव मेंबर है वो एग्जीक्यूटिव एज एग्जीक्यूटिव मेंबर के भी रूप में वर्क करते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो गया, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो उसके साथ साथ जो विधानसभा या लगा लो पार्लियामेंट है उसके भी मेंबर होते हैं। पर जो इसमें आर्टिकल 50 के तहत जो लिबरल प्रिंसिपल में रखा गया है कि जो जुडिशरी होता है, ऐसा नहीं हो कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर हो उसका मिलाप हो, उनको अलग ही रखा जाए। और जो नेक्स्ट है कि जो प्रमोट करना, जो इंटरनेशनल पीस होती है उसके साथ साथ सिक्योरिटी और मेंटेन करना, जैसे होनरेबल रिलेशन हो गए बिटवीन नेशन, दो नेशन के बीच में, और बिटवीन कोई एक अच्छे से रिलेशन एस्टेब्लिश करना, पीसफुल रिलेशन रखना। और उसके साथ साथ जो रिस्पेक्ट करना, जो इंटरनेशनल लॉ होती है उसकी रिस्पेक्ट करना, और ट्रीटी जो इंटरनेशनल लॉ हो गया या ट्रीटी होगी, कोई संधि होगी, तो उसकी रिस्पेक्ट करना। उसके साथ साथ ये एनकरेज करना कि अगर कोई भी जैसे डिस्प्यूट हो तो जो चाहे वो इंटरनेशनल, जैसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो, उसको एक तरह से सेटलमेंट करे कि बाय आर्बिट्रेशन की अच्छे से सेटल। यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन है उसका मीनिंग ये है कि एक तरह से मध्यस्थता की, अगर किसी की सहायता भी लेनी पड़े इन बिटवीन, तो उसकी हेल्प से अगर कोई रिजोल्व इशू, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्व होते हैं, तो उसको रिजोल्व करे। ये अपना अंडर आर्टिकल 51 के तहत रखा गया है। और उसके साथ साथ कुछ जो नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो भी है, उसके विषय में जानते हैं। तो जो अपना 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 का, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया, जो 4 जो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ओरिजिनल लिस्ट में वो ऐड कर दिए गए। तो वो कौन कौन से थे ये जानते हैं। जिसमें फर्स्ट था कि अपॉर्चुनिटी को सिक्योर करना, कि अपॉर्चुनिटी ऐसा प्रोवाइड करना कि हेल्थी डेवलपमेंट, जो चिल्ड्रन होते हैं उनके हेल्थी अच्छे से डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए एक राइट ऐड कर दिया गया जो आर्टिकल 39 के तहत रखा गया। और साथ ही साथ एक जो ऐड किया गया था ये था कि जो प्रमोट करना इक्वल जस्टिस को, जो जो पुअर तबके के पीपल हैं, लोग हैं, उनको जैसे प्रोवाइड, जैसे फ्री लीगल एड होगी, कोई ऐसा कुछ प्रोवाइड करना कि उनको भी जस्टिस मिल सके, तो ये 39 ए के अंतर्गत रखा गया। और जो न्यू ऐड किया गया था वो था कि जैसे एक जो मैनेजमेंट होती है इंडस्ट्री की, तो उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर रखा जाए, तो उसके लिए कुछ स्टेप लिया जाए। तो वो जैसे हम डिस्कस किया था, तो आर्टिकल 43 ए में रखा गया है। और साथ ही साथ जो प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना, जैसे इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए, जो फॉरेस्ट हो गया या वाइल्ड लाइफ हो गया, उनको बचाने के लिए एक कुछ जैसे कुछ स्टेप लेना, तो वो 40 ए में रखा गया था। और जो अपना 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 का, तो उसने भी एक जो न्यू जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो ऐड कर दिया गया था। और वो था जो इसलिए ऐड किया गया था, जो मिनिमम जो इनइक्वालिटीज होती है, यानी कि असमानता होती है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, जो इनकम में होगी, स्टेटस में होगी, फैसिलिटी होगी या अपॉर्चुनिटी के आधार पर होगी, आर्टिकल 38 के तहत वो ऐड कर दिया गया था। जो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें क्या किया गया था, जो सब्जेक्ट मैटर जो आर्टिकल 48 में था कि एलिमेंट्री एजुकेशन, उसको चेंज करके ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 21 के अंतर्गत, कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो अवेलेबल कराना। जो अमेंडमेंट किया गया था उसका रिक्वायर था कि जो स्टेट के पास, स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो 6 साल तक के, उनको एजुकेशन, सभी चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। और जो 97th अमेंडमेंट हुआ था 2011 का, उसमें एक और नई जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो ऐड कर दिया गया था, वो था कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। ये इसके अंतर्गत क्या था कि जस्ट स्टेट को प्रमोट करना, कि स्टेट प्रमोट करे जो वॉलंटरी फॉर्मेशन है, कि हाँ बनाने की, ऑटोनोमस फंक्शन के लिए और डेमोक्रेटिक कंट्रोल के लिए, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, उसके लिए उसको प्रमोट करे। तो ये अंडर आर्टिकल 43 बी के अंतर्गत रखा गया था। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की है वो फर्स्ट जो सीरीज है वो डिस्कस की है। अगर फ्रेंड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और तब तक के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।